पाइस व्हाट आर यू डूइंग? केमिस्ट्री करनी है फिर आओ। हाँ क्या डन, रख दो टेबल पे रखो। और वो सोशल का करो ताकि उसका टेस्ट भी लूँ फिर मैं। चलो जल्दी आ जाओ, ये डोर क्लोज कर देना। हाँ आगम आया। बलराज व्हाट आर यू डूइंग? कर रहे हो लग? ठीक है वो सीट खाली है। चलो ये कैसे खा दिया? उठाओ उसको, बॉटल चेयर पे रखने का कोई मतलब नहीं। उसको उधर रखो, उधर रखो, उधर रखो उसको। इस काम में मैं लगी रहूंगी, मैं पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को। इसको ये इसको क्लीन करो उससे, इसको रख दो वहां पे जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ उसको क्लीन करो और बेटे को बैठने को बोलो जल्दी। ये चल नेक्स्ट टाइम अपनी बॉटल वहीं रखनी है। हाँ बी केयरफुल, इसके लिए टाइम वेस्ट होता है। हाँ एनसीईआरटी हो गए थे सारे, गाइड ली हमने। एनसीईआरटी हो गए थे सारे, ये बैक के भी करो उसको जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जब जिया गुस्सा मत दिलाना, याद करो। दे दो बुक। दिस इज 9th क्लास ICSE एंड केमिस्ट्री। ठीक है बस फतेह बैठ जाओ और सोशल याद करो, उसको पूरा रिवाइज कर लो। यहाँ रख दो फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। और इस तरह का टाइम अगेन वेस्ट नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ गाइस। कोई भी अगर मुझे आंखें ऊपर अपनी बुक पे, नोटबुक पे, और खासकर मैं पढ़ाते वक्त मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। जो कल क्वेश्चन आंसर थे वो लर्न करने हैं, मैंने एक बार बोल दिया है। जो नोटबुक में क्वेश्चन आंसर थे वो लर्न करने हैं, उनका टेस्ट होएगा, एक बार बोल दिया है। आंखें ऊपर बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे किसी की भी। बुक है, बुक को पढ़ो। सो ये है मेरे पास 9th क्लास ICSE केमिस्ट्री। कल हम लोगों ने दीपजोत क्या किया था? पहले देखिए मुझे क्या किया था। हाइड्रोजन में क्या किया था? हाइड्रोजन तो अभी पूरा चैप्टर है, हाइड्रोजन में हमने क्या कौन सी साथ में? अच्छा हाँ बोलो। उसकी जगह देखिए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट नंबर पे है। और सिमिलैरिटीज की है अल्काइल और ग्रुप 17। आप बताओ निरंतर। थोड़ा सा लाउड बताना है इनको, बिल्कुल क्लियर हो। मैंने लिखी थी सिमिलैरिटीज क्या हाइड्रोजन और एल्काइल मेटल्स और हाइड्रोजन के साथ, उसकी डिसमिलैरिटीज मतलब डिफरेंसेस क्या है, और इसकी की फोर्थ नंबर पे एटॉमिक नंबर क्या है, वैलेंसी क्या है, और यही करा हमने। बस इतना ही किया है? ध्यान दो हमने कुछ और भी किया है। लास्ट टॉपिक क्या था? वही मैम डिफरेंसेस, लास्ट पॉइंट वही था। नहीं डिफरेंसेस क्या था लास्ट पॉइंट? डिफरेंसेस की एक तो इसमें से की वैलेंस शेल है, और दूसरा की जो इसके ऑक्साइड होते हैं न्यूट्रल। किससे डिफरेंसेस? एल्काइल और हाइड्रोजन से। ओके हाँ ये सुनना चाहते। डिस्कवरी, ठीक है। अब क्या है मेरे पास से? डिस्कवरी। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हाइड्रोजन वाज गोज टू हेनरी कैवेंडिश. Although Robert Boyle had prepared the gas in 1672. बोलते डिस्कवर कर दी थी नेचर में, उसने डिस्कवर कर दी थी। किसने? हेनरी ने। और वो बनाई, प्रिपेयर की किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। दो अलग बातें हैं, एक की नेचर में डिस्कवर करना, दूसरा कि उसको खुद प्रिपेयर करना। तो दो अलग अलग साइंटिस्ट है, किसने बनाई और किसने देखी, किसने इंट्रोड्यूस की। ठीक है। Not only did Cairns prepare the gas from iron and dilute acids, he also established its elementary nature and showed that water is found when this gas burns in air. Give me notebook. ये इस तरह से है। क्या किया इसने? रॉबर्ट हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने आयरन लिया, ये ले लिया आयरन। आयरन का फार्मूला क्या होता है? Fe.
Fe ले लिया और उसको क्या किया, एसिड के साथ ज्वाइन किया। कोई भी एसिड उठा लो, HCl ले लिया, मेरा क्या बन गया, FeCl2 + H2, निकल गया H2। ये भी बता दिया कि वो एलिमेंट्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करती है, अकेली है या फिर वो एटमोसिटी उसकी कितनी है, कितनी एटमोसिटी है, 2। जो नीचे लगा होता है वो उसकी एटमोसिटी होती है, तो इसकी एटमोसिटी 2 है। जैसे सल्फर की 8 होती है, इसकी एटमोसिटी 2 है। क्लियर है दिव्यज्योत? तो क्या किया, हेनरी क्वेंडिस ने ये भी बता दिया कि किस तरह से हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जा सकती है और किस तरह से वो किस स्टेट में रहती है, किस स्टेट में रहती है नेचर में। समझ आ गया? अकेली नहीं रहती, 3 की फॉर्म में नहीं रहती, H2 की फॉर्म में रहती। हाँ, चल। और इसने ये भी बोला, एंड श्योर दैट वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस बर्न्स इन एयर। बोलते जैसे ही मैंने, ध्यान देना इधर रिएक्शन है, when hydrogen burns with air it gives water, it gives water। H2 है। हाँ, ये बैलेंस कर लेंगे, वो तो वाटर बन गया। तो ये हो गया हमारा वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वाटर। क्या मिलता है, वाटर। तो ये हो गया हमारे पास। ही कॉल्ड इट इनफ्लेमेबल एयर। तो ये जलती है, इसलिए क्या है, जो जलेगी चीज उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल। तो ये जलती है तो ये इनफ्लेमेबल बिकॉज इट्स कंबस्टिबल, जलती है इसलिए। इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म वाटर दैट लेवेसियर इन 1700 नेम्ड इट हाइड्रोजन। क्योंकि ये वाटर बना सकती थी तो इसका नाम क्या दिया इसने, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ग्रीक में हाइड्रोजन को पहले वाटर फॉर्मर बोलते थे। ठीक है, पहले ये बनेगा तभी तो वाटर बनेगा। तो फॉर्मर क्या होता है, पहले वाटर बने, तो पहले इसको क्या कहते थे, पहले ग्रीक में हाइड्रोजन को वाटर फॉर्मर क्या कहते थे, वाटर फॉर्मर। इसलिए अब बताओ मैंने क्या क्या आपको ज्ञान दिया, बताओ आपको क्या ज्ञान मिला। जब जी आप बताओ। आपने बताया कि 2 साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी करी थी और ये बताया था कि हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद कौन थे वो साइंटिस्ट, हेनरी और रॉबर्ट बॉयल, हेनरी क्वेंडिस एंड रॉबर्ट बॉयल। हाँ आगे बोलो। और उसके बाद हमने रिएक्शन से कौन सा रिएक्शन किया हमने, वाटर बनता है और जैसे हाइड्रोजन अलग हो जाता है, जैसे Fe plus HCl equals to Cl2 plus H2। शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास अकरेंस। अकरेंस क्या होती है, सिलेबस में नहीं है? फिर क्या है सिलेबस में, अगला प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके डन, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कैसे कैसे बनती है, लेबोरेटरी में अलग तरीके से बनती है, ठीक है, नेचर में अलग तरीके से, किस तरह कैसे कैसे बनती है, लेट अस सी। सिंस वाटर एसिड्स एंड अल्कलीज कंटेन हाइड्रोजन, सब में होती है। वाटर में H2O में हाइड्रोजन है, अल्कलीज NaOH CaOH ट्वाइस, जिसमें भी OH होता है वो अल्कलीज होती हैं। MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस, इसमें ये इसमें भी हाइड्रोजन है। अल्कलीज में, इन्हें अल्कलीज कहते हैं। अल्कलीज में भी हाइड्रोजन है, वाटर में भी हाइड्रोजन है। तो इनसे निकाली जा सकती है हाइड्रोजन, क्योंकि हमें सिंगल हाइड्रोजन चाहिए, फ्री स्टेट की हाइड्रोजन चाहिए। ये कंबाइंड स्टेट है, इसे क्या कहते हैं, कंबाइंड स्टेट। अगर अकेली हो तो फ्री स्टेट और किसी के साथ जुड़ी है तो कंबाइंड स्टेट। क्लियर है? तो सिंस वाटर एसिड्स एंड अल्कलीज कंटेन्स हाइड्रोजन, ठीक है, दे फॉर्म द चीपेस्ट रॉ मटेरियल फॉर, तो उनसे निकाला जा सकता है, सस्ते में मिल जाएगी हाइड्रोजन, इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ले लो, ठीक है, एंड मेटल। बोलते कोल्ड वाटर और मेटल को रिएक्ट करो, मेटल उसकी ऑक्सीजन ले जाएगी, मेटल ऑक्साइड बन जाएगी और साइड में क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन। बन गया हाइड्रोजन, मिल गया हाइड्रोजन। तो रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी मेटल, पोटेशियम इज ए रिएक्टिव मेटल जो कोल्ड वाटर में भी रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, व्हाट, तो पोटेशियम का फार्मूला क्या होता है जब जी, के। तो क्या है, पोटेशियम का फार्मूला होता है के। तो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, रिएक्टिव मेटल लाइक पोटेशियम, तो मैंने पोटेशियम उठाई और उसको मैंने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया। जैसे मैंने रिएक्ट किया KOH बन गया, क्या बन गया, KOH बन गया, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, जो बैलेंस H2। ठीक है, तो इस तरह से ही अलग हो जाएगी।
ठीक है, H2। तो सबसे पहले हमने ये सोडियम, ऐसे ही आप सोडियम के साथ भी कर सकते हो, Na लो, H2O लो और NaOH प्लस H2 बनेगा। क्या बनेगा? Na मिल गई हमें। तो हमने क्या क्योंकि देखो सारी जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करती थी इसलिए यही उठानी है, ये नहीं कि आप कोई भी उठा लो। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद है पोटेशियम एंड एडेड टू वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर डेंसिटी। देखना हुआ क्या, बोलते जैसे ही पोटेशियम को वाटर के अंदर डाला ये फ्लोट करने लग पड़ा, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकली, वो उस हाइड्रोजन बड़ी हल्की होती है, तो उसने उस पोटेशियम ऊपर उठा दिया, उसने उसको ऊपर उठा दिया, तो वो पानी के ऊपर तैरने लग पड़ा। इज इट ओके? तो ये लिखा है पोटेशियम एंड एडेड टू वाटर फ्लोट्स ऑन द वाटर, फ्लोट कर गया क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इट मेल्ट्स फॉर्मिंग ए सिल्वर ग्रे ग्लोब्यूल दैट डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर। फिर धीरे धीरे ये मेल्ट होना शुरू होएगा, मेल्ट होना शुरू होएगा। द रिएक्शन इज हाईली, और इस तरह का रिएक्शन देखना क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, मतलब वाइग्रस होगा, और एक्सोथर्मिक होगा मतलब बहुत सारी हीट जो है रिलीज होगी, एक्सो बाहर की तरफ को हीट रिलीज होगी और एकदम रिएक्ट होएगा, और एकदम रिएक्ट होएगा वाटर के साथ। और ये फार्मूला, और ये फायर भी कैच कर सकता है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज इनफ्लेमेबल, वो उसके पोर्स में घुसी हुई है। ठीक है, बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस आर सीन एंड द सॉल्यूशन फाउंड इज कलरलेस सोपियन। कैसा होगा सब भी याद करना है, केमिस्ट्री कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा, उसका कलर क्या होता है, वो अल्केलाइन मटेरियल तैयार होगा, बेसिक सॉल्यूशन की OH है तो क्या होगा, बेसिक सोपी, बेसिक सोपी। तो ये समझ आ चुकी है आपको बात? केमिस्ट्री में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कैच फायर क्यों करेगा, उसका वो कलर जो मटेरियल है वो उसका कलर क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो लाइन टू लाइन याद करना है। ऑल्दो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद ए पेल ब्लू फ्लेम, ये क्वेश्चन आ जाएगा इंपॉर्टेंट। जो प्योर हाइड्रोजन है वो कौन सी फ्लेम से बर्न करती है, तो कौन सी, पेल ब्लू फ्लेम। द कलर ऑफ द फ्लेम इज लाइक बट टू द प्रेजेंस ऑफ द ट्रेसेस ऑफ द पोटेशियम वेपर। बोलते वैसे प्योर जो है वो कैसे कलर में होती है, पेल ब्लू में, लेकिन अगर आप जब ये पोटेशियम के साथ रिएक्ट करती है तो इसका लिलाक कलर होता है। ठीक है, पोटेशियम वेपर होने की वजह से इसके जलते वक्त जो पोटेशियम है वो वेपर बनाएगा तो इसका कलर चेंज कर देगा। क्लियर है? तो अकेली कैसे जलती है तो कैसा कलर देती है, पोटेशियम से जलती है तो कैसा कलर देती है, क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस। इसके बाद जब आप ये काम कर रहे होंगे, क्योंकि फायर कैच हो जाती है तो आपने केयरफुल रहना, अपने हैंड को पीछे रखना है डालने के बाद। इसके बाद है सोडियम। जब ये सोडियम के साथ नेचुरली जब हाइड्रोजन नहीं वाटर आया और सोडियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, NaOH प्लस H बन जाएगा। इसमें भी फ्लोट करेगी क्योंकि इसके पोर्स में सोडियम के वो H2 घुस जाएगी और वो फ्लोट करेगी। ठीक है, और ये इट मेल्ट्स फॉर्मिंग सिल्वर ग्लोब्यूल, यहाँ सिल्वर ग्लोब्यूल्स विच डार्ट्स अबाउट द सरफेस ऑफ द वाटर, ऊपर आ जाएंगे और सिल्वरी कलर का ये टुकड़े 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 हो जाएगा। ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, टुकड़े, ग्लोब्यूल्स क्या होता है, टुकड़े। तो ये जैसे ही मिक्स करेंगे पानी के साथ इसको, ये ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करेगा, सिल्वरी कलर का होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इज इट ओके? द रिएक्शन ये इतना वाइग्रस नहीं होगा, इधर भी हीट निकलेगी बट इतनी नहीं जितनी पोटेशियम के साथ निकली थी। क्लियर है? ये हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया जो आपने याद करना है, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जो आपने तैयार करना है। सोडियम लिया, ये नीचे ओपन फ्लास्क ली, ऊपर से इन्वर्टेड क्योंकि इसमें बबल्स जाएंगे, हाइड्रोजन गैस जाएगी। ठीक है, और ये पकड़ने के लिए ट्यूब को। क्लियर है? तो बोलते हैं आप जब यहां भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जब आप इसको जलाओगे तो ये येलो फ्लेम देगी। इस केस में ये येलो देगी, उस केस में वो ब्लू, पेल ब्लू देगी। हाँ, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद द गोल्डन येलो फ्लेम। ध्यान, यही क्वेश्चन आने हैं, दीज आर द क्वेश्चन 1 मार्क्स के। बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज कलरलेस, सोपी स्लाइटली वार्म है, और सॉल्यूशन यहाँ भी कलरलेस है, यहाँ भी सोपी है और वार्म है थोड़ा सा, और एल्केलाइन है। इज इट ओके? तो ये सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार होगा। मुझे लगता है जो सॉल्यूशन एंड में तैयार हुआ है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये हो गया। गर्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई, हालांकि हमने ठंडा लिया था पानी, कोल्ड
था वाटर, लेकिन गर्म क्यों हो गया? क्योंकि सोडियम जब रिएक्ट किया तो उसने वाइब्रेसली हीट रिलीज की, हो गया। इसके बाद यही क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं हम लोग दिव्यज्योत? व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। किस किस तरीके से कर ली हमने? पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं कैल्शियम। कैल्शियम फिर से कैल्शियम लो, H2O लो और CaOH ट्वाइस बन जाएगा। ट्वाइस के लिए आपको ये, क्योंकि ये जो ट्वाइस है वो इसके लिए है ना कि इसके लिए, तो इसको ब्रैकेट लगाओगे और इसके कहते हैं ट्वाइस, ये बन गया और साथ में बनेगा H2, ठीक है। ये भी फ्लोट करेगा क्योंकि बबल्स जो है इसमें घुस जाएंगे कैल्शियम के अंदर और कैल्शियम के ऊपर फ्लोट करेगा। कलर कौन सा होगा तो देखेंगे। क्या चीज? पढ़ा दिया आप लोगों को ये? रेड है, हाँ रेड है, इंट्रोड्यूस एंड इट टर्न, थोड़ी देर बाद ब्लू हो जाएगा, ठीक है। पहले रेड होगा, ये देख रहे हो आप, ये किस तरह से इन्होंने ये कैल्शियम लिया है, ये देखो, ये फ्लॉट नहीं किया, ये डाउन आ गया है, नीचे आ गया है, ठीक है। ये भी फ्लॉट किया, ये भी फ्लॉट किया, लेकिन ये नीचे आ जाएगा, डाउन नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर रहने के बाद ये फिर से एंड में नीचे आ जाएगा, फ्लॉट नहीं करेगा। तो कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम जो है कैल्शियम टर्न्स रेड लिटमस ब्लू शोइंग देयर अल्कलाइन नेचर। तो बोलते ये जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है, ये पहले ही हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सारे ही बेसिक होते हैं, और जो बेसिक चीज होती है, जो अल्कलाइन चीज होती है, वो ब्लू लिटमस रेड चेंज करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए कि ये बेसिक है या एसिडिक है। रेडी? सारा डन है, बस मैं भी दे रही हूँ टेस्ट, ठीक है। ओके, इसके बाद है एक्शन ऑफ द हॉट वाटर ऑन मेटल्स। देखो, क्योंकि ये जो बाकी कैल्शियम मेटल की हमने, और ये जो हमने सोडियम मेटल की, और कौन सी की, पोटाशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती थी, तो हमने उसके साथ काम किया। लेकिन अब कुछ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगी, ये करेगी हॉट वाटर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है सेपरेटली ऐसे ही, और कौन सी मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और अगर रिएक्ट करती हैं तो प्रोडक्ट क्या देती हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में आए कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो, इट्स नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तब भी आपको ये आंसर पूरा वैसे ही देना पड़ेगा जब आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मेटल विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर एंड गिव देयर रिएक्शन, फिर उसी तरह से क्वेश्चन उधर आएगा कि व्हाट आर द मेटल्स विच रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर एंड गिव देयर रिएक्शन। कर दोगे? तो ये हो गया, ये भी हो गया। अब है हम लोग एक्शन ऑफ हॉट वाटर, ये ले लिया मैंने, हॉट वाटर रिएक्ट किया, बनेगा वही क्या, एल्कलाइन बेस MgOH ट्वाइस, ये जरूर बनेगा, साथ में H2 OH जरूर। जो ये मैग्नीशियम है इनके साथ OH क्यों लगा है, क्योंकि ये सेकंड सीरीज में है पीरियोडिक टेबल में। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, लुक एट दिस, कहाँ है पीरियोडिक टेबल, ये है। जैसे ये जो फर्स्ट सीरीज वाले हैं, ये जब ये रिएक्ट करते हैं H2O के साथ तो ये सिंगल OH बनाते हैं, तो ट्वाइस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, जब ये रिएक्ट करते हैं तब नीचे ट्वाइस लगता है। समझ आई? जब ये एल्यूमिनियम वाला कॉलम रिएक्ट करेगा तब 3 लगेगा, तब क्या लगेगा, 3 लगेगा, तब लगेगा थाइस, AlOH थाइस। समझ आई क्यों लग रहे हैं 3 और क्यों लगेंगे 2 और क्यों लगेगा 1? जो क्लियर है? तो ये भी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम रिएक्ट। अब रिजल्ट क्या देगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब बोलते मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस व्हाइट लाइट। बोलते मैग्नीशियम जलता है कब, जब और बर्न्स इन स्टीम में और क्या करेगा, व्हाइट लाइट देगा। तो व्हाइट लाइट से कौन जलता है, मैग्नीशियम। यहाँ पेल ब्लू थी, रेड थी पर व्हाइट नहीं थी, सिल्वरी थी पर व्हाइट नहीं थी। अब मैग्नीशियम व्हाइट फ्लेम के साथ चलता है, वाटर के साथ, ठीक है। और क्यों, वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ये देखो। और ये ऐसे तो देता ही है, बोलते मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस व्हाइट लाइट। स्टीम के साथ जब होगा, ध्यान देना मेरी बात पे, स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट करेगी मैग्नीशियम, तब तो बनाएगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। और जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तब बनाएगी हाइड्रोक्साइड और वाटर। और ये साथ में देना, ये एरो,
ये हीट जो रिलीज हो रही है, ये एरो के बिना ये अधूरा है आंसर। क्लियर है? हाँ, सो ये हो गया। इसके बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रम्बल्स डाउन ड्यू टू द हीटिंग। बोलते ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इतनी हीट निकलेगी क्योंकि स्टीम थी ना, स्टीम में जो एनर्जी होती है वो हॉट वाटर से ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है क्योंकि स्टीम तब बनती है जब वो और टेम्परेचर लेती है, तब जाके वाटर टूटता है, तब जाके स्टीम बनती है। तो इसका मतलब स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा हायर है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो ये कह रहे हैं जैसे ही बनेगी तो ये क्रम्बल टूट जाएगी, इतना हॉट होगा मैग्नीशियम ऐसे पड़ते ही उसमें क्रम्बल हो जाएगी, पूरी तरह से क्रम्बल हो जाएगी, क्रम्बल डाउन ड्यू टू हीटिंग फर्दर एक्सपोजिंग मैग्नीशियम टू रिजल्ट्स इन द लिबरेशन। और जैसे ही ये क्रम्बल होगी, अगर आप उसको फिर से हीट करते रहोगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू हो जाएगी। इज इट ओके? ये डायग्राम साथ में करना है। इसके बाद है एक्शन ऑफ द स्टीम ऑन द मेटल्स। अब कई मेटल्स के साथ ये स्टीम का एक्शन बताएंगे। एल्यूमिनियम कैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, जिंक कैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, आयरन कैसे स्टीम के साथ रिएक्ट करती है। आज हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे स्टीम का एक्शन नॉन मेटल्स पे। जब जी मैं सुनने वाली हूँ, जब जी मैं सुनने वाली हूँ। फतेह आपका टेस्ट अभी दे रही हूँ, बस 5 मिनट। इज इट ओके? चैप्टर कितना लेंथी है ये? ठीक है, तो क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा, मैंने पहले बता दिया थ्राइस बनाया यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल स्टीम के साथ OH ना बनाकर फिर सीधे ही क्या करेगा Al, जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब तो बनाएगा AlOH थ्राइस, लेकिन स्टीम के साथ हमेशा ऑक्साइड। क्या ये भी ऑक्साइड बना रहा है, ये भी ऑक्साइड बना रहा है, ये भी ऑक्साइड बना रहा है। भेजे में अपने डाल लो, स्टीम के साथ जो मेटल रिएक्ट करेगी वो हाइड्रोक्साइड ना बनाकर ऑक्साइड्स बनाएगी, क्योंकि इतनी हीट होएगी कि वो पूरी हाइड्रोजन को निकाल देगी और वो हाइड्रोजन बर्न भी कर सकती है। समझा गई? तो ये तो एल्यूमिनियम रिएक्ट की 800 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस देख सकते हो, वो जो वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना गर्म होता है। तो 800 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो रहा है, जिसमें वो फिर OH थ्राइस ना निकाल के सीधे Al2O3 निकालेगी, जो कि एम्फोटेरिक है। जब जी एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक वो होता है ना जो पूरी तरह से एसिडिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या बनाएगी? न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। इज इट ओके? तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। जब आपसे न्यूट्रल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल पूछेंगे तो आंसर इज Al2O3। और वो कब बनेगा? जब कोल्ड वाटर से नहीं रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम, हॉट वाटर से नहीं करेगा, स्टीम से करेगा। किससे करेगा? स्टीम से। ये भी स्टीम से रिएक्ट करके Al2O3, जिंक ZnO, सीधे Zn ही है, और ये O और ये H2, सिंपल है, तो बैलेंस कर दो इसको। इसके बाद है आयरन। आयरन में भी आयरन लिया, वाटर लिया, Fe3O4 और H2 बनता है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और यही रिवर्सिबल भी है। इन दोनों को जोड़ोगे ये बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब आपने ना यहाँ पे अगर कोई कलर कुलर का चक्कर होगा तो ये याद कर लेना कि ये देखो जिंक ऑक्साइड येलो कलर में निकलेगा, जिंक ऑक्साइड। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते केमिस्ट्री में, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक मेटल थी, वो स्टीम के साथ रिएक्ट की और वो येलो कलर का कंपाउंड उसने प्रोड्यूस किया, बताओ वो मेटल कौन सी थी? ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आया था? बस मैं यही बोल रही हूँ, क्वेश्चन बेटा सीधे नहीं आते, साइंस तभी साइंस की ट्यूशन लगती है। ठीक है, तो पता लग गया कि एक मेटल है X, ऐसे करके एक मेटल X वाटर के स्टीम के साथ रिएक्ट की, येलो कलर में प्रोडक्ट आया, बताओ वो कौन सी मेटल है और प्रोडक्ट भी बना के दो। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? इसी तरह से हर किसी का याद करना है। जैसे इसका येलो है, यहां भी कलर होगा वो भी याद करना है, और यहां भी कलर होगा वो भी याद करना है। चलो जस्ट वी टेक द रीडिंग ऑफ दिस है। रीडिंग दिवजो देना जरा, रीडिंग इसको मीनिंग बताती हूँ जल्दी। पता है ऐसे मत बैठो, स्पेलिंग से याद कर लो बेटा। क्या पूरा करेक्ट कर दोगे? बुक से भी करो उसको। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, MCQs, टेस्ट पूरा मिलेगा। हाँ मैंने बता दिया है, मैंने ये तो बताया रिवर्सिबल भी है, फॉरवर्ड भी है, और ये Fe3O4 बनाएगा और H2।
आगे बोलो। कलर भाई, कलर पे खास फोकस करना है। हाँ बोलो। In the beginning, the forward reaction is fast and the backward reaction is slow. ठीक है। Since the speed of reaction is directly related to the masses of the reacting substances, as the reactants get consumed, the forward reactions become slower. In other words, as the products are formed, the backward reaction becomes faster. There comes a time when the forward and backward reactions acquire the same speed. Thereafter, the reaction does not appear to move in a single direction, and the amounts of the reactants and the products. ओके, स्टॉप हियर। मैंने आपको बोला कि जब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो Fe2O3 बनाती है, ये बोला मैंने, और साथ में बनाती है हाइड्रोजन गैस। और मैंने बोला कि एक समय आता है शुरू में तो ये फॉरवर्ड ही जा रहा होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है ये बैकवर्ड भी होने लगता है। जितना रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड, मतलब Fe3O4 जितनी बन रही है H2 उतना ही फिर से जुड़ करके वो क्या बना दे रही है, उधर आयरन और क्या बना दे रही है, वाटर, आयरन बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और रिवर्सिबल शुरू हो जाते हैं। ये कब शुरू होते हैं? शुरू में नहीं होते, शुरू में कंसंट्रेशन कम होती है तो वो प्रोडक्ट ही बनाते हैं। धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट भी बनाने लग पड़ते हैं फिर से। एक स्टेज ऐसी आती है, ध्यान देना मेरी बात पे, एक स्टेज ऐसी आती है जब जितने मॉलिक्यूल्स टूट करके आगे जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल बन करके वापस आ जा रहे हैं। उस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं, और उस स्टेज को इक्विलिब्रियम में भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि मूविंग है, क्योंकि वो चीज मूविंग है। 10 मॉलिक्यूल अगर टूट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 10 ही मॉलिक्यूल जुड़ करके फिर से रिएक्टेंट बना दे रहे हैं। तो क्योंकि चीजें मूविंग है, स्टैटिक नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब हो गया भाई इतने बनने थे और इतने हो गए और रिएक्शन रुका हुआ है, बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, बट वो दिख क्यों नहीं रहा कि हो रहा है? क्योंकि जितना वो हो रहा है उतना वो वापस आ जा रहा है। उस स्टेज को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बोलते हैं शुरू में जब कंसंट्रेशन, ध्यान देना मेरी बात पे, शुरू में जब रिएक्शन होने लगता है, Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करने लगती है, Fe3O4 प्लस H2 बनने लग पड़ता है। बोलते शुरू में क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रिएक्टेंट्स की, तो रिएक्शन फास्ट उस तरफ को होता है, किस तरफ को? फॉरवर्ड की तरफ को। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम रहती है तो वो क्या, प्रोडक्ट में जब कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट वाले टूट के फिर से रिएक्टेंट बनाने लगते हैं। और एक स्टेज ऐसी आने लगती है जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट, और वो स्टेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में जाती है। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तो जब जी बताओ मैंने क्या बोला? क्या बोला बेटा? गला खराब है। आप बोल दो, दीपचंद आप बोलो। मैम बेटा बैठना नहीं है, कोई और सब्जेक्ट कर लो, खाली नहीं बैठना है, खाली का कोई मतलब नहीं। इंग्लिश लिख रहा था और ऐसे बस। मैथ्स मैथ्स समझाओ इसको, सारे सब्जेक्ट लेके आए हैं, सारे सब्जेक्ट लेके आए। ऐसे बैठने का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ के, है ना? हाँ, फिर वो लेसन रीड कर लो। नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स राइट रॉन्ग कर लिया तुमने इस चैप्टर के, फिर तुम रुक जाते हो। कर लो उसको अच्छे से याद, सारे क्वेश्चन कर लो उस चैप्टर के बेटा, फिर आधा लिखते हो आधा छोड़ देते हो, जल्दी करो। हाँ, the reactants when they are converted into products, their concentration are high. Slowly now उसकी concentration low होती है, वो वापस reactants बन जाते हैं। हाँ फिर वैसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। नहीं, ध्यान से सुनो, निरंतर बताएगा। नहीं, बस वो इक्विलिब्रियम वाला फंडा समझाओ उसको, बाकी समझ आ गया। ऐसी स्टेज आती है रिएक्शन में जब जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, जब व्हेन द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स होती है, जो प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट होते हैं इन रिएक्शंस, वो बिल्कुल सेम हो जाती है, बिल्कुल सेम स्पीड हो जाती है। इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, सिंस द पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस आर इन मोशन। ये इस तरह से, लुक एट द ग्राफ, ये इस तरह से, ये है प्रोडक्ट, ठीक है, और ये है रिएक्टेंट्स। अब ये धीरे धीरे कर, ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट्स। ये धीरे धीरे करके रिएक्टेंट्स जा रहे हैं प्रोडक्ट की तरफ को,
और क्या बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एक स्टेज, ये स्टेज इक्विलिब्रियम है, दोनों एक बराबर, दोनों एक बराबर, उस स्टेज को इक्विलिब्रियम, डायनेमिक हो गया। अब है मेरे पास, हाँ ये याद करना है यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। When metals reacts with steam, rate of reaction is fastest in the case of magnesium but progressively decrease in case of the aluminium zinc। तो सबसे कम रिएक्टिव स्टीम की तरफ आयरन है। कौन है? आयरन। ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता क्या किया होगा, ये दे दिए होंगे ये, और पूछा होगा ऑर्डर लगाओ, वाटर के साथ रिएक्टेंट का ऑर्डर बनाओ। दिवजोत क्वेश्चन का पता लग गया कैसे आएगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? इसे लर्न करना है। इसके बाद है इन केस ऑफ द मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम। बोलते जब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, तो एल्यूमिनियम स्टीम के साथ और जिंक भी स्टीम के साथ, थोड़ी देर बाद रिएक्शन रुक जाता है। क्यों? दिस इज बिकॉज द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल स्टिक टू द सरफेस रिस्पेक्ट, क्योंकि सरफेस में फंस जाएंगे। जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो उसकी सरफेस में फंस जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगा। और रिएक्शन क्वेश्चन आएगा वाई, ये क्वेश्चन आना है फॉर श्योर, ये आना ही आना है। ये टेंथ में भी है, सीबीएसई में पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बोलेंगे कि जब वो चीज वाटर और मेटल जब मिल रही होती है, जब मेटल ऑक्साइड बनती है, तो थोड़ी देर बाद जो है रिएक्शन स्टॉप क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मेटल वाटर के साथ मिल रही होती है उसके ऊपर ही एक ऐसी लेयर लग जाती है जो इसके साथ इसको जुड़ने ही नहीं देती फर्दर, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। उस लेयर को हटाना पड़ता है, फिर रिएक्शन दोबारा होगा। समझ आ गई? ठीक है, चलो टेक ए सीट्स। और कौन कौन है? जब जी आपने याद किया है? 2 हो गए। स्पेलिंग्स विद स्पेलिंग लिख के दो, सारी स्पेलिंग्स रखो जो टेबल पे। आप आओ, आपको टेस्ट दो। फतेह फतेह फतेह। और 10th क्लास हो गया आप लोगों की फिजिक्स? दे रहा निशा। हाँ लिखो, लिख के आओ। इधर लिखा तो नहीं? नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले तुम स्पेलिंग्स लिख के लाओ सारी। लिखी तो हुई है स्पेलिंग्स? हाँ ओके। बट आप इंग्लिश का ना जो आरटीसी है, आरटीसी वो टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ टाइम नहीं वेस्ट करना बस। हाँ बेटा आप सुनाओ कि होल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड ऑफ द क्वेश्चन क्या? अच्छा एटम बताओ, एटम एंड इज सब ओके। बताओ उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? Due to the experiment of static experiment, it was found that there are 2 types of charges, positive and negative charges. There are 3 types of subatomic particles like neutron, proton, and electron. पूरा चैप्टर याद कर लिया आपने नोटबुक से? वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल, it is the outermost shell known as valence shell. और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर is equal to the mass number is equal to the sum of proton and neutron is known as mass number. And atomic number denoted by सिंबल क्या होता है उसका? मास नंबर का सिंबल क्या होता है? ओके। एटॉमिक नंबर it is equal to the mass of protons and नहीं, गलत है, आंसर गलत है, ढंग से सोचो। मैं फॉर्मूला बोल दूं? नहीं, आंसर दो, डेफिनेशन। जब आपने मास नंबर की दे दी तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? सोचो मास नंबर की क्या थी, बिल्कुल वैसे ही उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। हाँ बेटा, यस।
बोलो, ये लो नोटबुक, ये लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। हाँ आरूही, हो गया बेटा? अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? कर रहे हो ना? अच्छे से, गलत मत करना फिर। हाँ, हाँ बोलो। Atomic number of an element is equal to क्या 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 दोबारा बोलो। atomic number of an element और ऑफ एन एलिमेंट is equal to the sum of electrons and protons. है? उठा लो, दोबारा याद करो। Number. कहाँ गया ये? अच्छा वॉशरूम। ISSUES, ISSUES issues। Atomic number of an element of an atom is equal to the number of electrons and protons is known as atomic number. It is denoted by Z. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट देनी है आपने मुझे, बोरोन और सल्फर की। बोल दो। नहीं, ड्रॉ करके देनी है, ड्रॉ करके, वहां ड्रॉ करने को आएगी। अरे यार ड्रॉ करनी है, मुंह से बोलना ही नहीं है। लिखा नहीं जाएगा ना, मेरे यहाँ पे स्पेलिंग है दर्द है वो, अच्छा इसलिए बोल सकते हैं। हाँ बोलो, सल्फर की बोलो। सल्फर की पता इधर आओ, इसके ये क्वेश्चन किए बेटा आपने? मैम 3 प्रिवेंटिव मेजर्स नो। क्यों नहीं किए? इतनी देर से तुम नोटबुक बंद करके बैठे हो। हैव सम सेंसेस यार। नोटबुक बंद करके बैठ गए, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हाँ क्यों नहीं याद किए? pollution वाले चैप्टर। हाँ मैम ये तो डन। और ये क्वेश्चन सारे लिस्ट एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ कॉन्सेस होते हैं, सारे ही डन है। सारे डन है ना? चलो ठीक, ऐसे नहीं बैठना है, और खासकर सोचना है कि मैं डिस्टर्ब करने से पहले कुछ जो बचा है सारा याद कर लो। मैम सल्फर Grown up now. है के 2 L है 6 हाँ, और किसका? मैम सल्फर का बता रही 2 6 हूँ। Yes, मैम। गलत है, उठाओ उसको। सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ढंग से सारे, ये लेंथ जितनी है इतनी होनी चाहिए। शॉर्ट कर देते हो तुम आंसर से। ये लो बेटा, ले जाओ फतेह। दोनों फिर टेस्ट आपके इकट्ठे ही करती हूँ, चेक है ना, इंग्लिश और सोशल के। उठाओ। हाँ जब जी कम हियर। आप बेटा ढंग से इनकी प्रैक्टिस करो पहले ना, या फिर आप छुट्टी करो, आपको पेन ज्यादा लग रही है, मेरा आगे बहुत स्वेलिंग हो गई है। जाओ आप छुट्टी करो। हाँ चर्चिल की स्पेलिंग गलत है, हैरो ठीक है, ये भी गलत है। ये क्या है? अलोन की स्पेलिंग नहीं लिखने आ रही तुम्हें? क्या याद कर रही हो तुम? तीनों स्पेलिंग याद करके 3 बार लिखो, उसके बाद टेस्ट होगा। मैम दोनों क्वेश्चंस आंसर। हाँ उठा लो। हाँ तन्मय क्या कर रहे हो यार तुम? हैं? जल्दी करो ना, कुछ तो सुना दो फिर जल्दी से। इट्स ऑलराइट बेटा।
जल्दी करो, एक तो दिया मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन, और 10 में 10 से 15 MCQs है। अब अगर 2 मिनट में याद नहीं हुआ तो एक टांग पे खड़े हो जाओगे। अब आवाज सुनाओगे? जब ये स्पेलिंग्स याद करो, और भी स्पेलिंग्स है उसमें। आरोही आप सुनाओगे बेटा मुझे थोड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, थ्योरी तो याद है आपको। ठीक है, बंद कर दो, फिर लिख के दो, हो जाएगा? दे दो। प्रैक्टिस किसी भी नोटबुक में किया करो, जिसमें मैंने लिखवाना होता है वो नोटबुक अलग होनी चाहिए। ले लो उसको, वो भी दे दो, दोनों बंद कर दो। मुझे एक बार चेक कराना है। ठीक है, इस चेयर को थोड़ा पीछे कर दो।
पांचों के पांचों इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इधर आओ। ये भी एक चेयर है। अब इधर आओ। एक बस जिसकी तो आप यहाँ रहो, बाकी टेक योर प्लेस दिस साइड। पाए साल तुम बिना सुनाई नहीं जाओगे। ये 4-4, 5-5 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। ढंग से याद करो। पता है ये बुक किस चीज की है? नीचे इधर जब जी, हाँ जाओ आप भी बाहर चलो और मैथ्स करो। हाँ यस, डोर क्लोज कर दो। यस सर। जल्दी कर लो फतेह, आपका फोन आ रहा है। अपने मम्मा मेरे को लग रहा लेने आ गए आपको और जब जी को चैप्टर खोल के दो मुझे। पेन दे दो। हाँ फिर ओके, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आरोही क्लोज द डोर। देख हमने कल क्या क्या पढ़ा था? मैम आपने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स एक्सप्लेन किए थे, जैसे अल्कोहल वो कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वो करता फॉर्म करता है, और आपने कराया था कि किसी भी उसको मतलब कार्बन चेन को उसका नाम कैसे देते हैं। तो उसके पहले तो उसके सरफेस को देखना होता है पहले। अगर वो इवन है तो फिर उसका ई ड्रॉप हो जाएगा, और उसकी जगह जो भी फंक्शनल ग्रुप रहता है उसका लास्ट ईयर दिन आएंगे, मतलब ए या माइनस। वो ई ड्रॉप किस केस में होगा? ई ड्रॉप जब फंक्शन जब जो लगाएंगे, जैसे अल्कोहल है तो उसका ओ आ गया तो वोवल है। वोवल होगा। ये सारे क्वेश्चंस लर्न कर लिए थे आपने? ये प्रैक्टिस कर लिया था आपने? क्या बोला मैंने? फतेह आप नीचे देखो, मम्मा आ गए आपके, फोन कर रहे हैं बार बार। आप ऐसा करो कि उनको बोलो कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, 5 मिनट रुको। हाँ ऊपर से बोलो। हाँ बालकनी से नीचे जाके बोलो कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ मम्मा, 10 मिनट रुक जाओ, ठीक है? हाँ तो मैं क्या कह रही हूँ, ये चेन्स आपने याद कर ली थी? 5 क्वेश्चन ये नहीं किया आपने याद? ये भी प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आज मैं कम कराऊंगी। समझ आ गई बात? बी केयरफुल। अब चैप्टर कॉम्प्लेक्स ही होता जा रहा है, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड क्या करने जा रहे हैं हम लोग? व्हाट इज द हेडिंग? हाँ ले लो। व्हाट इज द हेडिंग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या करने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। इज इट ओके? तो लेट अस स्टार्ट। बोलते केमिकल का क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब वो चीज जो हमने ली है, अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है, एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है। तो वो क्या है, जो रिजल्ट आया वो उसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है वो? उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब बताया मैंने? देख आपने बताया कि कोई भी रिएक्शन होता है, ऐसे पानी को रिएक्ट करा रहे हैं, तो फिर जो भी रिएक्टेंट आया, जो भी रिएक्शन करके आया वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। हाँ तो इस केस में हम लोग किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है? हमने कार्बन कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है कि हमने कार्बन के कंपाउंड्स उठाने हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, और उनको ऑक्सीजन के साथ वो क्या रिजल्ट देते हैं ये देखना है, वाटर के साथ वो रिजल्ट क्या देते हैं ये देखना है, और किसी के साथ एडिशन रिएक्शन दें, किसी के साथ उसको ऐड करें तो क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है, तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन लाई हमने, वहां से हाइड्रोजन रिमूव की तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तनवीर समझ आ गया एवरीबॉडी? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने चलते हैं किसी चीज की, इस केस में तो हम कार्बन कंपाउंड्स की पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देखते हैं। किस चीज से रिएक्ट करके देखते हैं? ऑक्सीजन से। इसका क्या मतलब है? बर्निंग, कंबस्शन, मतलब कंबस्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड। ऑक्सीजन के साथ किसी चीज को रिएक्ट कराना मतलब कंबस्शन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले सिंपल कंपाउंड ना लेके सिंपल कार्बन ली और उसको बर्न किया, कार्बन को बर्न किया, कार्बन को बर्न किया और मेरे को क्या मिलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस लाइट प्लस हीट, जो भी है, ठीक है। इसके बाद मैंने मीथेन उठा के देखो सारे कंपाउंड्स को, CH4 लिया और उसके साथ मैंने ऑक्सीजन लाई, फिर क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। इसके बाद है मेरे पास कार्बन का ही कंपाउंड लेना है मुझे, और मैंने लिया मिथानोल। क्या लिया? सॉरी, इथानोल, CH3 CH2OH। क्या लिया? CH3 CH2, ये क्या है? इथानोल। दो है ना, जिसमें 2 कार्बन होगी वो इथानोल, जिसमें 3 कार्बन होगी वो। एक H हटा करके OH लगाना है ना। इसको भी मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, और ये भी CO2। मैक्सिमम जब कोई चीज बर्न होती है ना कार्बन की, तो इस बात को ब्रेन में रखो कि CO2 और वाटर बनता है, प्लस एनर्जी बोल सकते हो आप, हीट बोल सकते हो आप, लाइट बोल सकते हो। इज इट ओके? हीट, लाइट। तो मान गए मम्मा? ओके, ये हो गया। इसके बाद है बैलेंस द लेटर 2 रिएक्शंस। अब हम ये बैलेंस कर लोगे ना आप लोग? हाँ। अब है मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच जनरली गिव ए क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन। बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ध्यान देना क्या क्वेश्चन आता है, मैं बताने जा रही हूं कि जब कोई सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि वो कार्बन की सिंगल चेन फॉर्म करते हैं। सिंगल चेन, हाँ। तो जब सिंगल चेन के कंपाउंड्स जलते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर दूसरे तीसरे साल। जब सिंगल चेन के कंपाउंड्स कार्बन के बर्न होते हैं, तो वो फ्लेम देते हैं क्लीन फ्लेम, बिल्कुल। क्या देते हैं? मतलब उसमें कोई रेजिड्यू नहीं होता। आपने गैस देखी है जलती हुई? देखिए, गैस देखिए जलती हुई। जब जो गैस शुरू में आती है तो साफ सुथरी जलती है, और जब जैसे उसका एंड होने लगता है तो वो काली काली निकलने लगती है, और बर्तनों को भी कुछ काला होने लगती है। जब 3-4 दिन उसको खत्म होने को रहते हैं, क्योंकि नीचे उसमें रेजिड्यूज होते हैं, वो भी बर्न करना शुरू हो जाते हैं सिलेंडर में, तो वो ब्लैक करना शुरू कर देती है बर्तनों को। लास्ट के 2-3 डेज जब एंड अप होने लगता है, तो शुरू में जो कंपाउंड चल रहा था वो सैचुरेटेड था, सिंगल बॉन्डेड था। क्या था वो? सैचुरेटेड था। और वो क्या दे रहा था? क्लीन फ्लेम। क्या दे रहा था? क्लीन फ्लेम। और जबकि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्लीन फ्लेम नहीं देते। क्लीन फ्लेम येलो होती है, सॉरी ब्लू होती है, और जो नी क्लीन होती है वो येलो होती है। वो क्या होती है? येलो होती है। तो क्वेश्चन कि अनसैचुरेटेड जो है वो येलो फ्लेम क्यों देते हैं, और जो सैचुरेटेड है वो क्लीन फ्लेम क्यों देते हैं? ये है क्वेश्चन, ये है प्रश्न जो पेपर में आता है। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। दिस रिजल्ट्स इन ए सूटी डिपॉजिट्स ऑन द मेटल्स प्लेट, हाउएवर लिमिटिंग। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है कि सूटी फ्लेम क्यों देता है, वो क्योंकि ढंग से बर्न नहीं हो रहा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न होने पे सूटी फ्लेम्स क्यों देते हैं? बिकॉज क्योंकि वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। सूटी मतलब उसमें वो जो कई बार आग में बैठे हो आप लोग, आग में जलती है, तो वो आपके बालों में देखा क्या क्या पड़ा होता है? वो एसिड्स निकलना, वो काला काला निकलना, वो सब सूटी है। वो क्या है? सूटी है। और जब सूटी फ्लेम निकलती है तब इनकम्प्लीट कंबशन होती है। क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हुई है इसलिए येलो फ्लेम निकल रही है। इसलिए जो है येलो फ्लेम निकल रही है क्योंकि उसमें पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा रही, एंड में वो गंध फंस गया है उन पोर्स में भी, गैस के एंड में। तो क्या हो गया? वो क्या हो रही है? इनकम्प्लीट कंबशन। समझ आ गया कि सूटी फ्लेम क्यों आती है, किस केस में आती है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जब बर्न होते हैं तब सूटी फ्लेम होती है, और साथ में क्या होता है?
इनकम्प्लीट कंबशन। जब कंप्लीट कंबशन होगी तो कौन सा कलर होगा? ब्लू होगा। तो ये कह रहे हैं द गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर एयर सो दैट इट सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच। बोलते ध्यान देना, एक कैरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर एयर। होते हैं उसमें, जो स्टोव होता है कैरोसिन का, उसमें छेद होते हैं। तो अगर फॉर एयर सो दैट उसमें हवा घुसती है, उसके बाद ही वो जल पाएगा अगर उसको इग्निशन टेम्परेचर भी दोगे। तो ये कह रहे हैं कि हवा सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न्ड टू गिव ए क्लीन ब्लू फ्लेम। बोलते जब अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन आ रही है तब तो वो ब्लू फ्लेम देगी, और जैसे जैसे ही पूरी वो बर्न, जो होल्स हैं अगर वो बंद हो जाते हैं और फिर तब वो बर्न होगा तो वो क्या देगा? तो वो येलो फ्लेम देगा। तो यही क्वेश्चन है कि कब वो येलो फ्लेम देगा, कब सूटी फ्लेम्स निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल्स गेटिंग ब्लैकेंड। बोलते जब पूरी तरह से नहीं जलता तो वो काले काले होने लग पड़ते हैं। बोलते इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। इसका मतलब जो होल्स है वो ब्लॉक। तो क्यों काले काले हो रहे हैं? क्योंकि जो स्टोव के जो छेद है वो पूरी तरह से ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे, और जो बर्निंग का काम हो रहा है वो इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है? ब्लैक एंड मटेरियल, सूटी मटेरियल निकल रहा है। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम। बोलते जब कोल और पेट्रोलियम जलते हैं तो उसमें पूरी तरह से कार्बन ही नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, उसमें सल्फर भी होता है। तो जब वो जलते हैं तो वो भी काला काला क्या छोड़ते हैं? मटेरियल छोड़ते हैं। और एयर में क्या हुआ कि जब पेट्रोल जली या फिर कोल जली तो जैसे ही वो जली उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट थी और उसके अंदर सल्फर भी प्रेजेंट, कार्बन तो प्रेजेंट थी लेकिन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट थी और सल्फर भी प्रेजेंट थी। वो हवा में गई, हवा में वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? सल्फर ऑक्सीजन के साथ, और इधर से नाइट्रोजन निकली वो भी ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिए? SO2 और NO2 बना दिए। और ये दोनों पॉइजनस गैसेज है। ये दोनों क्या है? पॉइजनस गैसेज है। जिस एरिया में ये ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं वहां पे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ये पॉल्यूटेंट्स है, रियल सेंस में ये क्या है? गैस पॉल्यूटेंट्स। क्या है ये? गैस पॉल्यूटेंट्स है। तो ये क्या करते हैं? एयर को, एनवायरमेंट को खराब करते हैं। मैंने क्या क्या पढ़ाया? नहीं, वो कंबशन तो रहने दो, यहाँ पढ़ाओ, बताओ स्टार्टिंग में कि सूटी फ्लेम कब निकलती है, सैचुरेटेड चीजें कैसे बर्न होती हैं। और सूटी फ्लेम निकलती है जब जैसे कि जो पोर्स होते हैं बर्नर के वो ब्लॉक हो जाए, या फिर जो सिलेंडर होता है वो खत्म होने वाला होता है, जो उसमें नीचे रेसिड्यू बचता है वो भी बर्न होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होती है जिसकी येलो फ्लेम होती है और इसलिए होता है। और अगर कंप्लीट कंबशन होती है तो ब्लू फ्लेम होती है जिसमें कि रेसिड्यू बिल्कुल नहीं निकलता, और जो येलो फ्लेम वाला होता है वो इसलिए बर्तनों पे वो भी छोड़ देता है ब्लैक लेयर। और यही था, और कुछ नहीं था। इसके बाद SO2 और NO2 बना है जिसमें ये कब रिलीज होती है? ये कब बनेगी? इनकम्प्लीट कंबशन में। किसकी होगी? किसकी इनकम्प्लीट कंबशन? कार्बन कंपाउंड्स लाइक कोल पेट्रोलियम, क्योंकि इनमें भी रेसिड्यू, इनमें भी और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन और सल्फर जो कि बनाते हैं NO2 और SO2। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारा टॉपिक है व्हाई डू सबस्टांसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। जब कोयला जलता है क्या वो फ्लेम देता है? थोड़ी देर देता है और फिर वो बंद हो, फिर वो जलता रहता है, जलता है। उसमें फ्लेम क्यों नहीं आई? क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है। नहीं, मैंने तुमसे, मेरे को नहीं आंसर चाहिए, हम इसका आंसर ढूंढेंगे अभी, ठीक है, बताऊंगी मैं। तो जब मतलब कोल जलता है तो वो फ्लेम नहीं निकालता है, जबकि लकड़ी जो होती है जब वो जलती है तो वो फ्लेम निकालती है, एंड तक निकालती है जब तक वो जलती रहती है। ऐसा क्यों? ये है हेडिंग, हमारे टॉपिक की ये हेडिंग है, और इन दोनों बातों के हम आंसर निकालने जा रहे हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर ए कोल और ए वुड फायर? देखा है जब कोल होता है तो वो क्या होता है? इफ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस टेक क्लोज नोट ऑफ दैट हैपन्स व्हेन द वुड ऑफ द कोल स्टार्ट्स टू बर्न। वुड और कोल जब स्टार्ट होने लगते हैं बर्न को, तब उसको क्लियरली जब आप देखोगे तो आप पाओगे। यू हैव बीन अबव दैट ए कैंडल और LPG इन द गैस स्टोव बर्न्स विद ए फ्लेम। ये भी आपको पता है कि कैंडल भी फ्लेम के साथ जलती है और LPG गैस भी फ्लेम के साथ जलती है। However, you will observe the coal or the charcoal in an अंगीठी। हो गया? डन, कीप इट हेयर। अब आप जा सकते हो, दीदी को भी ले जाओ।
This is because a flame is only produced when the gases vaporizes and फिर बाकी की बुक्स yes, सब everything. Take your books, notebooks. हाँ, नोटबुक भी यहाँ छोड़ना मेरे पास, और वो नोटबुक चेक कराना जिसमें आंसर लिखने हैं, ठीक है? तो क्या है, कहा थी मैं कि चीजें जलती हैं जैसे हाँ, वुड और कोल और फ्लेम, इन्होंने उसकी भी बात की, एलपीजी की बात की इन्होंने, और कैंडल की बात की कि ये सारी तो फ्लेम देती है फ्लेम। तो कह रहे हैं दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन द, ध्यान देना, फ्लेम कब निकलती है, वो जो फ्लेम होती है वो कब निकलती है, उसके निकलने के लिए असली में चाहिए क्या, बोलते फ्लेम अगर आपको चाहिए तो उसके लिए गैसेस अगर वेपोराइज हो, किसी चीज के जलने पे गैसियस सब्सटेंस अगर वेपोराइज हो ऊपर को, तो वो फ्लेम देती है। जैसे लकड़ी जब जलती है तो उसके अंदर गैस होता है, वेपर होता है, थोड़ा पानी होता है, वो जब जलता है तो वो फ्लेम देगा, लेकिन जब वुड है, जो कोल है, उससे पूरा वो गैसेस वेपोराइज हो चुकी है, लकड़ी जल करके कोयला बनाती है और उसमें कोई भी गैसेस सब्सटेंसेस वेपोराइज होने के लिए नहीं है जो कि फ्लेम बना दे, तो इसलिए कोल में फ्लेम नहीं बनती है। बाय बेटा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द फ्लेम is only produced when the gaseous substances burn, when wood or charcoal is ignited. The volatile क्या होता है तमन? What do you mean by volatile? जो वो होते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं कि टेक volatile का मतलब जो बर्न होने पे इवेपोरेट करते हैं, हाँ, ऊपर गैसेस बन जाएंगी, volatile ऊपर को चली जाएंगी, जल करके खत्म होगी, ठीक है, वेपोराइज हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई सब्सटेंसेस बर्न व्हेन वुड और चारकोल इग्नाइटेड, बोलते जब वुड और चारकोल को हम जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे, कुछ जलने वाले सब्सटेंसेस होंगे जो क्या देगी, जो कि फ्लेम देंगे, और वो गैसेस सब्सटेंसेस होंगे। तनवीर, मैंने क्या बोला? गर्दन तो आप हिला रहे हो, मुझे बताओ मैंने क्या बोला? आपने बोला मैम जब वुड को जलाते हैं वो ज्यादा फ्लेम देता है क्योंकि उसमें वाटर होता है, और जब कोयले को जलाते हैं उसकी सारी गैसेस वेपोराइज होती है, हाँ, और उसमें वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो हवा में उड़ते हैं और वो फ्लेम बनाते हैं, गैसेस सब्सटेंसेस और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब है मेरे पास, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लेम कौन बनाता है, क्यों बनाता है, इंपॉर्टेंट। ए ल्यूमिनस फ्लेम इज seen when the atoms of the gaseous substances is heated, and a luminous flame is seen when atoms of the gaseous substances are heated and start to glow. बोलते एक चमकती हुई फ्लेम आपको तब दिखेगी, एक जलती हुई चमकती हुई फ्लेम, एक नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस होते हैं, एक ल्यूमिनस होते हैं। ल्यूमिनस सब्सटेंसेस नेचर में कौन से हैं? डिड यू नो ल्यूमिनस सब्सटेंसेस इन द नेचर जो हमें गॉड ने खुद ही दिए हुए हैं? मून की अपनी लाइट नहीं होती, सन मतलब सन, मून मतलब सन, याद रखो इस बात को, मून मतलब सन है। तुमने बोला नींद में हो, इधर रखो बुक को, इधर रखो बुक को, मैम इतनी बुक पढ़ नहीं जाएगा तो जागते रहो, तुम्हारा मून सन एक हो गया है, स्टार्स की अपनी लाइट है, ल्यूमिनस है, ठीक है। तो थैंक यू। A luminous flame is seen when the atoms of the gaseous substances are heated and start to glow. बोलते ल्यूमिनस फ्लेम तब बनती है, एक चमकती हुई फ्लेम तब निकलती है किसी एटम में जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट, और उस फ्लेम की क्या कलर होएगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जल क्या रहा है। कई चीजें, जैसे कॉपर अलग कलर देगा बर्न होने पे, आयरन अलग कलर, तो कह रहे हैं ट्राई हीट कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ द गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व द कलर, यू हैव सीन दैट द इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स सूट विच इज कार्बन, और बोलते ये इसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो तो वो क्या देगी, येलो फ्लेम देगी, और जो पूरी तरह से बर्न हो जाएगी वो ब्लू फ्लेम देगी। तो आज हमने पढ़ा कि कार्बन सब्सटेंसेस जब बर्न करते हैं तो CO2 और H2O बनाते हैं। सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, एक फ्लेम देते हैं, एक फ्लेम नहीं देते। जो फ्लेम देते हैं वो क्यों देते हैं,
और जो फ्लेम नहीं देते वो क्यों नहीं देते, ब्लू कलर की फ्लेम क्यों पैदा होती है और येलो कलर की फ्लेम क्यों पैदा होती है, और हमने उनके एग्जाम्पल्स भी किए कि वो कहाँ कहाँ होती है। अब हम करने जा रहे हैं कि कोल और पेट्रोलियम धरती में कैसे बनते हैं। कोल और पेट्रोलियम को हम लोग कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ये आप लोगों को पता होगा कि कोल एंड पेट्रोलियम आर द सब्सटेंसेस which formed under the earth after millions of years। तभी कहते हैं कम यूज करो, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिले। यहाँ तक कि ये भी कहने में आ गया कि अगले 20-25 साल के लिए ही पेट्रोल और डीजल बचा हुआ है, क्योंकि इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए और ये खत्म सेकंड्स में किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द बायोमास। डू यू नो बायोमास? बायोमास, बायो मीन्स लाइफ। लाइफ जब डेड हो गई तो वो जो नीचे जाती गई, धसती गई, धरती के अंदर धसती गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई? कोल में। जो ऊपर लेयर है वो कोल में, और जो और नीचे धसती गई वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, 1 मिनट। कितने क्वेश्चन लिखे आपने? 5 ही है इसमें क्या है? सारे याद है आपको अच्छे से? मतलब ये 5 याद है आपको अच्छे से? हैं? आधे प्रद्य तो नहीं लिखोगे? क्वेश्चन दिखाना। ये क्या है? ये वट है। ये वट की स्पेलिंग है। ये हाल है तुम्हारी स्पेलिंग्स का। सॉरी बोलने से जो स्पेलिंग ठीक हो जाती तो क्या बात थी, हैं? ये लो, एक एक स्पेलिंग को एक एक सॉरी बोलते जाओ, करेक्ट होती जाएगी। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास। समझ गए? बहुत सारी लाइफ जब मर के, सड़ के, गल के, धरती के अंदर घुस के क्या बनाएगी? कोल एंड पेट्रोलियम, विच हैज बीन सब्जेक्टेड वेरियस बायोलॉजिकल। तो बहुत सारी बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें आएंगी, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस उनके ऊपर होंगे। कोल इज द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज। कोल ज्यादातर ट्रीज की रिमेन्स से बनेगा। फर्न्स पता है ना, ये भी मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना? फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो कई साल पहले जिंदा थे, वो धरती के अंदर कौन कौन? ट्रीज, फर्न्स और अदर प्लांट्स, वो घुस गए धरती के अंदर और उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कह रहे हैं दीज वर क्रश्ड इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस। बोलते कई बार अर्थक्वेक आए अथवा तो वो धरती के अंदर धस गए तो दे वर प्रेस्ड डाउन। वो एक लेयर्स पत्थरों की उसके ऊपर पड़ती गई और स्लोली वो डिके हो गए। ऑयल और गैसेज आर द रिमेन्स ऑफ द मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोल में सिर्फ प्लांट्स है, सिर्फ प्लांट्स। कोल कौन बनाएगा? प्लांट्स और ट्रीज। जबकि जो पेट्रोलियम है वो एनिमल्स के रिमेन्स से भी बनेगा, प्लांट्स के रिमेन्स से भी बनेगा जो बहुत तरल हो जाएगा, और एनिमल से भी बनेगा। और जो वो उन एनिमल से बनेगा उनमें जहां पे सी होती थी, जहां पे सी होती थी, नदी होती थी, समझ गए? सी होती थी। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक। बोलते वहां वो सी के अंदर वो मरते गए उनके वो उसके पानी के भार से नीचे सैंक होते गए और फाइनली वो क्या हो गया? प्रेशर और टेम्परेचर ने उनको पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिया। तो खासकर एनिमल्स जो कि वाटर में रहते थे वो पेट्रोल बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? डेजर्ट्स में निकलता है पेट्रोल। तो पहले थे ना डेजर्ट तो बने ही तभी ना, वो रेत कहाँ से आई जब पानी था पहले। तो द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय द सिल्ट। बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स। बोलते हैं जैसे ही ये मरते हैं बैक्टीरिया इनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और बैक्टीरिया इनको क्या करते हैं? इनका चूरा कर देते हैं और ये चूरा धीरे धीरे करके धरती के अंदर धसता जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। किसमें? लिक्विड में। ठीक है, प्रेशर से। इज इट ओके? तो बना दिया हमने, पेट्रोल भी बना दिया। ये तो सबको पता लग गया ना, पेट्रोल और कोल को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। नहीं, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते हैं, है ना?
टाइम कितना लर्निंग के लिए? अभी 1 घंटा लर्निंग के लिए, बहुत टाइम है। क्या नहीं बैठा जा रहा? खड़े हो जाओ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है अमन? ऑक्सीडाइज करना मतलब जैसे एक एलिमेंट है, उसका जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, जब ऑक्सीजन कम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या करने जा रहे हैं हम लोग? एडिशन ऑफ अब हमने क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड उठाने हैं और उनमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, उसमें ऑक्सीजन ऐड। ध्यान देना, इधर 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 रिएक्शन लिख रही हूं। CH3 CH2OH, ये क्या है? इथानॉल। ये है मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्केलाइन KMnO4, ये अपनी ऑक्सीजन देगा। ये क्या देगा? इसने एक ऑक्सीजन दी, ये ऑक्सीजन यहां घुस जाएगी और ये क्या बना देगी? CH3COOH। क्या बना देगी? ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं दोबारा पूछ रही हूं, जब तक कोई आंसर नहीं देगा तब तक पूछूंगी कि अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है? तेज। और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने कैटलिस्ट कौन सा लिया? एल्केलाइन KMnO4। क्या लिया? एल्केलाइन KMnO4। या एक और चीज ले सकते हैं, K2Cr2O7। K2Cr2O7, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अल्कोहल जब एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज किए जाते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। या फिर अगर हमने KMnO4 नहीं अवेलेबल है तो हम K2Cr2O7 लेंगे। कौन सा? अल्केलाइन नहीं, एसिडिफाइड। क्या लेंगे? एसिडिफाइड लेंगे। K2Cr2 लेंगे, O7 लेंगे तो एसिडिक लेंगे, और KMnO4 लेंगे तो वो एल्केलाइन लेंगे, और वो मुझे क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तमन बताओ, हमने क्या किया अभी? ये कौन सा रिएक्शन है? पहले रिएक्शन का नाम बताओ। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है ये? कर दिया हमने। इससे पहले हमने कौन सा रिएक्शन किया? इससे पहले हमने आपने वो बताया था फॉर्मेशन ऑफ, मुझे हेडिंग बताओ। फॉर्मेशन ऑफ 4 पेट्रोलियम। खड़े हो जाओ तुम। मैंने बोला उस टॉपिक की हेडिंग क्या थी, उससे पहले हेडिंग क्या थी? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम रिएक्शंस कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या किया? सात घंटे स्कूल जाते हो, वहां कुछ नहीं पढ़ते। 2 घंटे 1 घंटा भर पढ़ना है यहाँ पे, यहाँ नहीं पढ़ना। कहाँ पढ़ना है तुम लोगों ने? जहाँ पे जेल में डालेंगे डंडे लगा लगा के तुम्हारे को पढ़ाए तो पढ़ोगे तुम। जसकिरत क्या किया हमने इससे पहले? को रिएक्ट किया था ऑक्सीजन के साथ। उसको क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन का नाम बताओ। केमिकल प्रॉपर्टीज। खड़ी हो तुम भी, स्टैंड अप, खड़ी हो। हाँ, कंबशन रिएक्शन। खड़ी हो तुम। जसकिरत, ये कोई पार्शियलिटी नहीं है गर्ल्स बॉयज में। इन्होंने पीछे से देख के बोला है। ये हमने पीछे देखा है। देखा था तुमने पीछे से। नहीं, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मुझे आंसर मिल गया, ठीक है। तुम लोग देख सकते हैं, तुम भी देख लेते, ठीक है। अब मुझे आंसर दिया है। क्या, कौन सा रिएक्शन किया हमने? कंबशन रिएक्शन। उसमें क्या हुआ था? सारा बताऊंगा आपको। तनवीर, तुम भी खड़े हो जाओ। सारा बताऊंगा हमने क्या किया। जो नहीं, कोई नहीं, नॉनसेंस कोई नहीं। रिदम तुम बहुत बोलने लगे हो। जो हाँ। उसके अंदर हमने किया था कि मतलब अगर तो क्लीन फ्लेम होती है, मतलब सब कुछ कंबस्टेबल होता है, तो वो ब्लू यहाँ से स्टार्ट हुई थी बात। कंबशन की बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कंबशन हमने पहले की कि वो जब हीट प्रोड्यूस करता है। बस करो ना बेटा, थोड़ी देर खड़े रहो। नसें दबेंगी पैर की, ब्रेन खुलेगा तो बैठा दूंगी मैं। हाँ, देख है क्या किए? नहीं आता। ओके, ठीक है। Saturated hydrocarbons. एक्वा प्रेशर मिलेगा। Saturated hydrocarbons give clean flame or blue flame.
यार शुरू की रिएक्शन बताओ। मैम देखो पहले ये था कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन react करें। कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ वो बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे वो प्लस हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये था स्टार्टिंग में। उसके बाद सैचुरेटेड आता है कि वो क्लीन फ्लेम और ब्लू फ्लेम देती है। हाँ, उससे पहले हमने 2-3 रिएक्शन और किए, लेकिन गुड। तो जसकिरत, मैंने अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया। मैंने उस ऑक्सीडेशन ऐड करने के लिए कौन सा मटेरियल लिया था? एल्केलाइन कौन सा लिया और एसिडिफाइड कौन सा ले सकते हैं? KMNO4। और एसिडिक इसको हम बोलते हैं पोटाशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और नीचे क्या लिया था, और दूसरा क्या ले सकते हैं? K2Cr2O7। इसको हम बोलते हैं पोटाशियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटाशियम क्रोमेट। ये क्या लेना है? ये लेना है हमें अल्कलाइन नेचर का, और ये लेना है एसिडिक। और फिर बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक CH3COOH। CH3COH। अब ये COH किसका फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका है? और OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल का। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला बताओ, फंक्शनल ग्रुप बताओ। तुम जो हंजी बोलते हो CH3CH2। गलत है, याद कर लो। ये है CH3COH। गर्दन तुम ऐसे हिलाते हो, मतलब तुम्ही को आता है बस। और कैसे पता लगाएंगे? झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो? वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन। बोलते क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐड कर सकते थे, इसलिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लिया? KMNO4 एल्केलाइन या फिर K2Cr2O7। तो कह रहे हैं अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और ये जो डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइज कर देंगे अल्कोहल को और बदल देंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने कंबशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन आज की डेट में आपको करवा दी है। अब मैं आपको करवा रही हूँ एडिशन रिएक्शन। क्या करवा रही हूँ? और एडिशन रिएक्शन ज्यादातर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होंगे। किसमें होंगे? और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है? डबल या सिंगल बॉन्ड? डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ही ये रिएक्शन होंगे ज्यादातर। जैसे कि मैंने उठाया कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने साथ में ले लिया ये HH। 4 होने चाहिए पूरे। ये H, ये H। कि मेरे पास ये कंपाउंड है। ये क्या है? तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी लाफिंग गैस रूम के आए होते हो रोज ही आजकल। पहले तुम्हारा चेहरा सीधा नहीं होता था, अब तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। कब तुम बैलेंस्ड कैरेक्टर बनोगे? खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो जाओ। व्हाई आर यू स्माइलिंग देन? ऐसे के जुटला है ये, डिस्टर्ब करते हो ना तुम। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। अब तुम हंसे ना, देखना फिर। HC, ये है डबल बॉन्ड। अब मैंने कोई चीज इसमें ऐड करनी है। मान लो मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? हाइड्रोजन ऐड करनी है। मेरे पास हाइड्रोजन आई। हाइड्रोजन को किसी चीज में ऐड करने के लिए हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन भी बोलेंगे इसको, और इसी को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलेंगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। क्यों था? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड था और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड की, ये सैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड कंपाउंड, या व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। 3 टाइप, 3 क्वेश्चन, आंसर एक। ठीक है, तो इसमें मैंने ये ले लिया। और ये रिएक्शन होने के लिए ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन डाली, यहाँ पे ये था और ये हो गया। इसको फास्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को होने के लिए कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट करता है, और इस केस में वो स्पेसिफिक होता है
किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोमीन यूज कर लिया, कहीं भी निकल यूज कर दिया, कहीं भी कॉपर, नो। यहां निकल लगेगा तो निकल ही लगेगा। जैसे कि हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में स्पेसिफिक रिएक्शन को फास्ट करने के लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है। तनवीर, मैंने क्या बोला? कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। और वो स्पेसिफिक होता है, वो स्पेसिफिक। इस केस में हमने हाइड्रोजन ले ली, हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड तोड़ा, H2 थी ना, ये बॉन्ड तोड़ा और यहाँ क्या लगी? HH। क्या लगी यहाँ पे? HH। हाँ बेटा, अब हो गया तुम्हारा याद। अब कल टेस्ट ले लेती हूँ इसका, है ना? चलो जाओ, टेस्ट है इसका। नहीं, डाउट की यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। जो पढ़ा रहे ना पढ़ लो। तुम्हारे घटिया से डाउट मुझे पता है कैसे हो गए, बिल्कुल नॉनसेंस होगा, पढ़ाने दो। क्या है यहाँ पे? ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये HH आकर के यहाँ पे लग जाएगा। हो गया हाइड्रोजनेशन, एडिशन भी हो गई। मैंने ये कंपाउंड उठाया, मेरे पास डबल बॉन्ड थे, मैंने उसको तोड़ दिया है और यहाँ पे HH आ गया। तमन, क्या आपको सब कुछ क्लियर है इस बात पे? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? तनवीर, कोई डाउट है? मैं ये समझा रही हूँ, ये क्लियर है? इसको मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। ये हो गया। इसका क्या क्या नाम है? हाइड्रोजनेशन और एडिशन रिएक्शन। और मैम एक तो कोई सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कैसे चेंज हुआ। यही वो तरीका है जिससे ये जो फैटी चीजें होती हैं, जो सॉलिड होती हैं, उनको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो जो लिक्विड वाली है वो क्या होती हैं? वो सैचुरेटेड होती है, और जो दूसरी है वो अनसैचुरेटेड होती है। ठीक है, हो गया? चलो जी, खत्म हो गया। इसके बाद है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? जैसे मान लो आपके स्कूल में टीचर नहीं आता तो क्या लग जाता है? सब्स्टिट्यूशन लगती है, कोई और आता है तो उसकी जगह कोई और आना। सेम हेयर, लुक एट हेयर। ये मेरे पास है CH4। क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? मीथेन। क्या है ये? मीथेन है। मेरे पास ये पड़ी हुई थी। तुम दोनों कभी भी जिंदगी में इकट्ठे नहीं बैठोगे। मैं तो कुछ बोलना ही नहीं थी। बोलना क्या? स्माइल करते रहते हो। ससुराल में नहीं बैठे हो तुम लोग। CH4 मीथेन। अब तुम से ना, तुमसे ही सारे क्वेश्चन पूछूंगी अपने। CH4 और साथ में आ गया मेरे पास क्लोरीन। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, क्लोरीन आई। कौन आई? क्लोरीन। और क्लोरीन ने क्या किया कि हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन हटाया और खुद आके यहां लग गई। तो ये क्या हो गई? तुम हंस लो जितना हंस रहे हो। गुरशान को हंस लो जितना हंस रहे। मूर्ख कहीं के। CH4 प्लस Cl2। ठीक है, मैंने क्या किया? मेरा एक H यहां से रिमूव हुआ और कितने बचेंगे? 4 में से 3 बच गए, और यहां से एक आ गया Cl। और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? यहां से H गया था, एक यहाँ Cl बच गया, दो में एक बच गया, यहाँ तो एक ही लगा। यहाँ से एक H भी गया, वो दूसरी तरफ क्या बना देगा? HCl। क्या बना देगा? HCl। क्या हुआ? ये इसने यहां से यहां चला गया। ये क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन। क्या हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप देखते जाओ, अगर आप ये उठाओगे, अब ये वाला ध्यान देना, ये चेन रिएक्शन होता है। ये उठाया अब मैंने CH3Cl, और इसमें मैंने H2 दोबारा डाला, सॉरी Cl2 दोबारा डाला, और मेरा हो जाएगा अब CH2Cl2 प्लस HCl 2 बार। फिर मैं इसको फिर से उठाऊंगी, फिर मेरा हो जाएगा ये CH2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स, अब ये मेरे पास 3 हो जाएंगे, और ये सिर्फ एक बच जाएगा हाइड्रोजन, और ये बच गए 3 हो गए। ये इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला ये है, CHCl। हाँ, जिससे बेहोश हो जाते हैं लगाने पे, उसका फार्मूला ये होता है क्लोरोफॉर्म। हाँ, फिर प्लस HCl, ये 3 हो गया HCl। फिर मैंने ये फिर उठाया CHCl3, ठीक है, फिर मैंने Cl2 डाला, ठीक है। अब क्या होगा? यहां से एक H फिर चला जाएगा, अब CCl3 अब खत्म हो गया। अब ये लास्ट था। अब ये चेन रिएक्शन होता है। ये अगर ये एक्स्ट्रा डालोगे, आप लिमिटेड अमाउंट में डालोगे, तब तो रिएक्शन यहीं तक रहेगा। अगर इसको एक्स्ट्रा डालोगे तो ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और जब तक इसकी हाइड्रोजन्स खत्म नहीं होंगी तब तक ये लगा रहेगा, और ये लास्ट में होगा इधर
HCl, जितने भी हटे हैं, अगर 4 हटे हैं तो यहाँ 4 लगेगा। तो इसे हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल एक की फॉर्म में, और ये जो रिएक्शन होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा। क्या होगा? ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं लिखोगे तो ये गलत है। इज इट ओके? तो आपने ये 2 क्वेश्चन, ये सारे रिएक्शंस क्वेश्चन पूछूंगी। हाउ डू कोल फॉर्म्स, कोल कैसे बनता है, कमर्शियल रिएक्शंस क्या होते हैं, और ये चार्ट। मतलब यहां से लेके यहां तक मैं कुछ भी पूछूं, तुम्हारे पास 50 मिनट है। पूरे 8 बजने को जब 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे, तो मैं सुनना शुरू कर दूंगी। उठा लो। हाँ बोलो, घटिया से डाउट अपना। इनिशियल रिएक्शन में कैटलिस्ट का क्या है? वो हेल्प ऐसे वो स्लो होगा बिना कैटलिस्ट के। तो कैटलिस्ट का क्या फायदा? तुम तो चलो अपनी मर्जी, चलो। नहीं, कैटलिस्ट का क्या फायदा होगा? रिएक्शन फास्ट करेगा तो भाई ऐसे स्लो होता है वो वाला रिएक्शन बिना कैटलिस्ट। खुद का कोई फायदा नहीं होना, वो तो उन दोनों का फायदा है। बेटा कैटलिस्ट कभी नहीं होता, और हर जगह फायदा ही नहीं देखा जाता। कैटलिस्ट कभी अपना फायदा नहीं देखता, वो दूसरों का काम करता है और अपने आप एज इट इज उस रिएक्शन से फास्ट आ जाता है। अगर आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी हो तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये है, द सबस्टांस विच मेक्स द रिएक्शन फास्ट एंड at the end of the reaction comes as it is back. थैंक यू। फायदे नुकसान में फंसे हो, मेरे को पता था फुलिश क्वेश्चन होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, मेरे को ये लगता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना वो। हाँ, मतलब न्यूक्लियन इज द करेक्ट वर्ड। 2 क्यों लिखोगे तुम? तो सिंगल वर्ड है उन दोनों के लिए। बोलो बेटा, क्या क्या किया? हाँ, कौन सा ये बलांडोंग आइंस्टाइन सिस्टम इन जावा वाज फॉलोवर्ड बाय कमल। रिदम के साथ नहीं बैठोगे तुम। गुरुशान, फ्रंट सीट पे आओ तुम। इनको अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए। माँ बाप स्कूल में भी पैसा खर्च करें, घर में भी पैसा खर्च करें, इन्होंने कहीं नहीं पढ़ना है। तमन आगे चलो, आगे जो आगे निरंतर, आप पीछे चले जाओ। गुरशान, तन्मय की जगह आओ। और जिसको लान नहीं होगा उसको छुट्टी नहीं होगी। बी केयरफुल। हाँ सुनाओ। नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं मैं देती। तुम यार, अब तुम कितना तुम्हें पता है यही फिल इन द ब्लैंक्स बन के आ जाएगा। ऑप्शन मांग रहे हो। क्वेश्चन बदल बदल के आते हैं वहां पे, एक जैसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। याद करना, ढंग से करो। तन्मय, तुम्हारा टेस्ट हो गया? लाओ चेक करो। पानी पिया करो, खाना टाइम से खाओ, तब जाएगी खांसी। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, तुमने अगर स्पेलिंग नहीं करा, मैं नहीं चेक करूंगी पेपर टेस्ट। कहूंगी पीपल की स्पेलिंग गलत है, विजिबल की स्पेलिंग गलत है। आगे गुरशान, फ्रंट पे। अपना ही शो चला दोगे, नहीं तो इकट्ठे हो जाओगे। ये क्या? सब स्पेलिंग्स गलत है। यार शर्म करो, तुम्हें इतनी बार बोल दिया, जब तक स्पेलिंग ना याद हुई हो तब तक नहीं लिखना है। पर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? 6 महीने हो गए, देखो हर क्वेश्चन में 5-5 स्पेलिंग्स गलत है। दोबारा होगा टेस्ट, पहले स्पेलिंग याद करके लिख के लाओ सारी 4-4 बार, और सुनाओ मुझे। उसके बाद होगा टेस्ट दोबारा। चलो जो मैंने दिया वो करो पहले।